लगा है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखकर राहुल, ओवैसी, नीतीश, ममता और अखिलेश सब नर्वस हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी जब इस्लामिक देश में थे तब यहां के मौलाना क्या फैला रहे थे। मोदी जब यूएई के क्राउन प्रिंस से गले मिल रहे थे तब मौलाना यहां क्या सिखा रहे थे। प्रधानमंत्री को यूएई में जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था तब हिंदुस्तान के मुसलमानों को मौलाना क्या समझा रहे थे। अगर आपको मालूम नहीं है कि आपको बीमारी क्या है, आप उसका इलाज कैसे करेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि क्राइसिस को पहचाना जाए। मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को। अभी तो यह भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, कैसा कानून होगा। ये बेमकसद की बात शुरू की गई और सारे तबके को परेशान हाल बना दिया गया। जो देश के अंदर फूट को बढ़ाएगा, फूट डालेगा, लड़ाओ और हुकूमत करो के उसूल पर अमल करते हुए अफसोस ये है कि हमारी सरकार ने उसी को चुना है। प्रधानमंत्री और उनकी आइडियोलॉजी और उनकी पार्टी इस देश के प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो सिर्फ इस देश को एक ही रंग में रखना चाहते हैं। ये देश एक रंग का नहीं है। इस्लामिक कानून से, इस्लामिक परंपराओं से और इस्लामिक रीति नीति से चलने वाले मुल्क यूनाइटेड अरब अमीरात में नरेंद्र मोदी का वेलकम ऐसे होता है। मोदी के जाने से दुबई का बुर्ज खलीफा तिरंगे में रंग जाता है। बुर्ज खलीफा पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर छप जाती है। यूएई के सुल्तान ने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए क्राउन प्रिंस को अबू धाबी एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया। यूएई के रूलर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के पैलेस में भी मोदी का जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और खुद सुल्तान ने इसकी मेजबानी की। मोदी के छोटे मगर कारगर दौरे में यूएई के बिजनेस की डील हुई। मोदी ने दिल्ली और अबू धाबी के बीच कल्चरल और इकोनॉमिक टाई अप बढ़ाने पर बात की। पहली बार $85 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है और जल्दी ही हम $100 बिलियन का लक्ष्य भी हासिल करेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि G20 के पहले हम एक बार इस लैंडमार्क को पार कर सकते हैं। अगर हम तय करें तो कर सकते हैं। यूएई के साथ हिंदुस्तान का कारोबार सालाना $85 अरब का हो गया। मोदी ने इसे $100 अरब का करने का टारगेट रखा है। कंपैरिजन करके देखें तो पाकिस्तान का पूरा बजट ही $51 अरब का है। यानी यूएई के साथ हमारा कारोबार पाकिस्तान के टोटल बजट का 2 गुना है। मोदी जब बोलते हैं तो मुस्लिम देशों के शासक भी नोटपैड पर नोट्स बनाते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड के इकोसिस्टम में ये मोदी की पहचान है। लेकिन हिंदुस्तान के मौलाना अब भी मोदी की टांग खींचने में लगे रहते हैं। पिछले 9 साल में देसी मौलानाओं की जुबान पर एक ही नाम चढ़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी का। पिछले 9 सप्ताह से उनका सारा फोकस यूसीसी पर है। मस्जिदों में तकरीरें हो रही हैं यूसीसी पर, सुन्नी और शिया मिल रहे हैं यूसीसी पर, मौलाना वीडियो बनाते हैं यूसीसी पर। नमाज के लिए मस्जिद आने वाले मुसलमानों से कहा जा रहा है कि क्यूआर कोड स्कैन करो और यूसीसी का विरोध करो। हकीम साहब के पास एक मरीज गया था। हकीम साहब से कहने लगा कि मेरा पेट खराब हो रहा है। तो हकीम साहब ने पूछा रात में क्या खाया था? क्या जली रोटी खा ली थी। हकीम साहब ने एक दवा दी, कहा इसे आंख में डाल लिया करो। तो कहने लगा खराब भी तो पेट में है, दवा आप आंख की दे रहे हो। तो तुमने देखा ही नहीं, जली रोटी खा ली, तो फिर मैं तुम्हारे पेट का क्या इलाज करूं? पहले अपनी आंखों का इलाज करके आओ। हमारी पूरी कौम इसी पर है। बीमारी कुछ और है, इलाज कहीं और है। तो अगर आपको मालूम नहीं है कि आपको बीमारी क्या है, आप उसका इलाज कैसे करेंगे।
क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि क्राइसिस को पहचाना जाए। यूसीसी पर बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है जैसा सीएए एनआरसी के समय बनाया गया था। याद कीजिए, मोदी ने सीएए कानून बनाया तो मुसलमानों के बीच ये अफवाह उड़ा दी गई कि मोदी मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे, उनको विदेशी घोषित कर देंगे, डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे और फिर देश से बाहर निकाल देंगे। यूसीसी के मुद्दे पर वही सब रिपीट हो रहा है। सीएए पर जो फैलाया गया वो गलत साबित हो चुका है। यूसीसी पर जो फैलाया जा रहा है वो भी गलत ही है। किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्दे अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो यह भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, कैसा कानून होगा। ये बेमकसद की बात शुरू की गई और सारे तबके को परेशान हाल बना दिया गया। इत्मीनान रहिए, मुतमईन रहिए, अपना रिएक्शन देने में जल्दबाजी मत कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए, घबराइए नहीं, ठहरे रहिए। कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, इत्मीनान से अपने जगह पर रहिए। वक्त आवेगा, देखा जाएगा कि क्या वो करते हैं, कैसे वो करते हैं। उनके यहां भी बहुत से इख्तिलाफात हैं, उन इख्तिलाफात को वो कैसे एक करते हैं। ये वोटिंग नहीं है कि हर आदमी जाके वोट दे आवे, रेफरेंडम नहीं है कि हर आदमी जाके अपनी राय दर्ज करा दे। यूसीसी पर अभी कोई कानून नहीं बना है, अभी तो कानून का मसौदा भी तैयार नहीं हुआ। लॉ कमीशन ने यूसीसी पर जनता की राय पूछी तो 50 लाख से ज्यादा राय आ गई। लॉ कमीशन को अपनी राय भेजने की समय सीमा पहले 14 जुलाई को खत्म हो रही थी, अब इसे बढ़ाकर 28 जुलाई कर दिया गया। जनता की राय लेने के बाद अध्ययन होगा, फिर लॉ मिनिस्ट्री को सिफारिश की जाएगी। अभी तो लॉ कमीशन ने बस एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसे मोटे तौर पर 8 पॉइंट्स में समझिए। हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी, सभी धर्मों में बहुविवाह पर पाबंदी लगेगी, पुरुषों और महिलाओं को तलाक का बराबर हक मिलेगा, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल फिक्स की जाएगी, मुस्लिम बेटियों को भी बेटों के बराबर उत्तराधिकार मिलेगा, मुस्लिम महिलाएं बच्चा गोद ले सकेंगी, शादी का रजिस्ट्रेशन हर धर्म में अनिवार्य होगा और यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र नहीं होगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली 5 साल के बाद फिर से लॉ कमीशन ये एक्सरसाइज को अंडरटेक कर रहा है यूसीसी के बारे में। माने क्लॉकवर्क की तरह हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है यूसीसी को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको को सियासी फायदा मिल सके। यूसीसी पर मुसलमानों को भड़काने का काम 4 लेवल पर हो रहा है। मजहबी लेवल पर मुसलमानों को भड़काने का काम मौलाना कर रहे हैं, कानूनी दांवपेच सिखाने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, कोर्ट में लड़ाई की तैयारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है और सियासी तौर पर भड़काने का काम मोदी विरोधी नेता कर रहे हैं। हमसे राय पूछ रहे हैं, वो किस चीज पर हम राय दें? हमारे सामने कोई बात क्लियर नहीं, हम कैसे किसी चीज पर राय दें? हो सकता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट हमारे सामने रखें तो हम पार्टली उससे एग्री करें और कुछ चीज़ों को सजेस्ट करें कि इसको आप बदल दीजिए, लेकिन इस तरह कि कोई ड्राफ्ट सामने रखे बगैर आप इस तरह पब्लिक से राय मांग रहे हैं, ये पब्लिक की आंखों में धूल झोंकना है। आरएसएस तो शुरू से इसकी बात करती रही है। ये और बात है कि आरएसएस के गोलवालकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ थे और आरएसएस बात कर रही है, फिर जनसंघ जाकर बीजेपी हो गई। अब आपका एजेंडा क्या भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स से बड़ा है, जिसमें आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, 26 में दिया गया, 29 में राइट टू कल्चर का राइट दिया गया? तो आपका एजेंडा तो कोई संविधान के फंडामेंटल राइट के बराबर तो नहीं है ना। दिल्ली में देश भर से बुलाए गए शिया उलेमाओं की मीटिंग हुई तो उसमें यूसीसी को शिया मुसलमानों के लिए खतरा बताया गया। शिया उलेमा वैसे तो सुन्नी मुसलमानों से तौबा करके रहते हैं, लेकिन मोदी विरोध के लिए वो सुन्नियों की मदद लेने को भी तैयार हैं। शिया उलेमाओं ने यह तय किया है
कि यूसीसी के मुद्दे पर वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सपोर्ट करेंगे। शिया उलमा जितने भी हैं उन्होंने आज इसी बात के ऊपर इत्तेफाक किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हमें हिमायत करना है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी कदम होंगे हम उसमें उनके साथ रहेंगे, उनका साथ देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सबसे बड़ी दलील है कि यूसीसी आएगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। ये कानूनी नुक्ता है। यही चीज जब मौलाना छोटे छोटे कस्बों और गांवों तक ले जाते हैं तो कहीं की बात कहीं पहुंच जाती है। मोबाइल पर चलने वाले वीडियो में, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज में, मस्जिदों की तकरीर में गरीब मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि यूसीसी आ गया तो लाश को दफन करने की जगह जलाना पड़ेगा। यूसीसी आ गया तो मुस्लिम औरतें भी शौहर को 3 तलाक देंगी। यूसीसी आ गया तो निकाह के लिए 7 फेरे लेने पड़ेंगे। यूसीसी आ गया तो मुसलमान 4 शादियां नहीं कर पाएंगे। ये भी सच है कि कुछ हिंदू संगठनों के फ्रिंज एलिमेंट्स भी ऐसी चीजों को फैला रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनमें से एक भी बात सही नहीं है। भारत सरकार का डेटा कहता है कि 1000 में सिर्फ 19 मुसलमान ही एक से ज्यादा बीवियां रखते हैं। 1000 में 13 हिंदू एक से ज्यादा शादियां करते हैं। अन्य धार्मिक समुदायों में यह तादाद 100 में 16 की है। एक से ज्यादा शादियां करने का रिवाज मुसलमानों से ज्यादा आदिवासियों में है। 1000 में से 24 आदिवासी एक से ज्यादा शादियां करते हैं। इस आंकड़े से ही साफ है कि पॉलीगैमी यानी बहुविवाह पर रोक लगाने का प्रस्ताव मुसलमानों के खिलाफ कतई नहीं है। यानी एक लोगों के अंदर एक गलत फहमी है। इस्लाम जो है वो ये नहीं कहता 2 शादी, एक से ज्यादा शादी करो। इस्लाम कहता है कर सकते हो, और कर सकते हो में भी वो जो पस मंजर था कि बेवाएं थी, यतीम थी, जिनको इन्हें एक जिंदगी मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, उसके लिए था। और उसके बाद भी कुरान ने 20 कंडीशनें रखी हैं। यानी एक से ज्यादा अगर शादी होगी तो ये कंडीशनें हैं, आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। और आखिर में जो लास्ट आयत है कुरान की, जिसमें उसमें अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं कि मगर तुम मत करना इसलिए कि तुम ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाओगे। और वैसे भी अगर आप पूरा अगर स्टैटिस्टिक्स लें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो मुसलमानों में 1.6% हैं जो एक से ज्यादा शादी करते हैं। मोदी के दुश्मन 2 दिन बाद बेंगलुरु में मिलेंगे तो सबसे ज्यादा डिस्कशन मुस्लिम वोट पर होगा। कांग्रेस ने आज भी बंद कमरे में इसी पर चर्चा की। राहुल, ममता, नीतीश, पवार, ठाकरे, अखिलेश, मोदी के सारे दुश्मन इसी कोशिश में हैं कि चाहे जो हो जाए 2024 में मुस्लिम वोट ना बटने पाए। मोदी इस कोशिश में है कि मुसलमानों को समझाएं। इंडिया टीवी CNX ने मुसलमानों के बीच सर्वे कराया तो पता चला कि 7% मुस्लिम पुरुषों ने यूसीसी का सपोर्ट किया। यानी अभी चुनाव हो गए तो मोदी को कम से कम 7% मुस्लिम पुरुषों के वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक दूसरे सर्वे के मुताबिक 67% मुस्लिम महिलाएं यूसीसी के सपोर्ट में हैं। बीजेपी में एक दूसरा थॉट भी चल रहा है। 85% पसमानदा मुसलमानों के द्वारे द्वारे स्नेही यात्रा निकाल रही बीजेपी इस कोशिश में भी है कि अगर मुसलमान खिलाफ भी हो जाएं तो हिंदू वोट एकजुट हो जाए। The issue is they are not realizing the pain of Muslim women. They take votes of Muslim women, but they do not want to give anything back to the Muslim women. That is the biggest problem of the Congress party. Congress party wants to take the votes of Muslim male and female, but they want to serve the Muslim male. कैमरे पर आकर एग्रेसिव बाइट देने वाले मुस्लिम नेता जाने अनजाने बीजेपी की ही मदद कर देते हैं। क्या प्रधानमंत्री जाकर ये बात, अब जैसा चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के आदिवासियों से कहिए, राजस्थान के आदिवासियों से कह दीजिए, छत्तीसगढ़ में कह दीजिए। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 2 कानून नहीं चलेगा, तो गोवा में प्रधानमंत्री की बीजेपी की सरकार है, गोवा के मुख्यमंत्री से कह दीजिए कि हम पोर्चुगीज सिविल कोड को बंद कर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 कानून कहे चलेगा, तो हिमाचल प्रदेश में आप और हम एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकते, उसको चेंज कर दीजिए आप। हाँ, तो ये ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। प्रॉब्लम ये है कि प्रधानमंत्री और उनकी आइडियोलॉजी और उनकी पार्टी इस देश के प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो सिर्फ इस देश को एक ही रंग में रखना चाहते हैं। ये देश एक रंग का नहीं है। मोदी चुपचाप अपने मिशन में लगे हैं।
खाड़ी के मुस्लिम देशों में मोदी ने अपनी जो इमेज बनाई है, उसकी खुशबू धीरे धीरे संभ्रांत मुस्लिम परिवारों तक पहुंचने लगी है। जिस दिन ये बातें गरीब पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच जाएंगी, हिंदुस्तान का पूरा सियासी गेम ही बदल जाएगा। यूएई ने भी अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया, कतर ने भी दिया, ओमान में भी दिया, कुवैत ने भी दिया, बहरीन ने भी दिया, और मैंने कहा आखिर में पैलेस्टाइन ने भी दिया। हाँ, फिलिस्तीन ने दिया। मोदी के विरोधियों की दिक्कत यह है कि मुसलमान वोट को तो वो अपने लिए फिक्स डिपॉजिट मानकर चलते हैं। 14 में और 19 में ये फिक्स डिपॉजिट टूट गया। 24 के लिए वो सारी ताकत उसे दोबारा जोड़ने में लगा रहे हैं। दुश्मन के उलट मोदी अपना बेस मजबूत करके मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने में जुटे हैं। और उत्तर भारत के कई इलाकों में इस वक्त भी जोरदार बारिश हो रही है। दिल्ली में भी मौसम बहुत खराब है। यूपी में भी बादल ताबड़तोड़ बरस रहे हैं। कल भी ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में अभी बादलों से किसी रियायत की उम्मीद मत कीजिए। ब्यास नदी अपना प्रकोप दिखा चुकी है। यमुना दिल्ली को डुबा चुकी है। देश की बाकी नदियों का उग्र रूप अब कुछ दिन में देखने को मिल सकता है। अगले 24 घंटे क्या हो सकता है और पूरे देश में इस वक्त वाटर मीटर सूचकांक क्या कह रहा है, इसकी एक ऑल इंडिया वेदर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मॉनसून के पहले राउंड में ही आधा देश कमर तक डूब चुका है।